वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीएस के टॉप 1500 क्वेश्चन की एक और क्लास के साथ हाजिर हैं। इस क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 61 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया, मौलिक अधिकारों के कुछ तथ्यों के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन रिलेशन टू सम फैक्ट्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आपको बताना है कि फंडामेंटल राइट्स के संबंध में इसमें से कौन सा तथ्य सही है। देखिए, अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो इसे संविधान के भाग 3 में रखा गया। आर्टिकल 12 से 35 के बीच में 6 फंडामेंटल राइट्स को स्थान दिया गया। पहले 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, परंतु वर्तमान में सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट है। अब देखिए इसमें कौन कौन से विकल्प सही है। पहला पॉइंट दिया, ये नकारात्मक होते हैं क्योंकि ये राज्य को कुछ मुद्दों पर कार्यवाही करने से रोकते हैं। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, इनका नेचर नेगेटिव होता है और क्यों होता है ये भी यहाँ पर बताया गया है। दूसरा पॉइंट दिया है, ये न्याय संगत होते हैं और इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू किया जा सकता है। तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स का अगर कभी भी उल्लंघन होता है तो इसे कोर्ट के द्वारा लागू कराया जा सकता है, ये भी पॉइंट सही है। तीसरा पॉइंट है, इसका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीति व्यवस्था स्थापित करना होता है। तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स का मूल उद्देश्य यही है कि लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था बनी रहे। अगला पॉइंट है, इन्हें कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट दिए गए सब के सब पॉइंट सही है फंडामेंटल राइट्स के संबंध में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। 1, 2, 3 और 4 सब के सब बिंदु यहाँ पर सही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 62 पर। 62 नंबर का क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो पहला पॉइंट दिया है, भारत के 3 पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद है। देखिए, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है इसमें अगर 3 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो सभी में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद है। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। ये कौन कौन से 3 राज्य हैं? देखिए, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। आपको याद रखना है, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं चलती है। अब इसमें दिया नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है, तो ये भी पॉइंट सही दिया गया क्योंकि यही 3 राज्य हैं जिसमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं चलती है। आगे है, पंचायती राज व्यवस्था दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद है। तो देखिए, अगर पंचायती राज व्यवस्था की बात करेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़ना है, लेकिन आपको पता होगा या जान लेना चाहिए कि सिर्फ दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं मौजूद है, उसके बाद जितने भी यूटी हैं सब में मौजूद है। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा ये 2 पॉइंट सही है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न संख्या 63। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। पहला पॉइंट है, भारत के 6 राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल मौजूद है। देखिए, भारत के 6 राज्य ऐसे जहां पर द्विसदनी विधानमंडल मौजूद है। वे 6 राज्य कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश। ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर द्विसदनी विधानमंडल चलता है ना। ये बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है, किसी धन विधेयक प्रस्तुत करना और मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना लोकसभा का विशेषाधिकार है। मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर धन विधेयक प्रस्तुत करना है या किसी मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को पारित करना है, ये लोकसभा का विशेषाधिकार है। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुच्छेद 141 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। अनुच्छेद 141 मतलब आर्टिकल 141 के तहत ये कहा गया, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी कानून पारित करता है तो सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा। तीसरा पॉइंट भी सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा 3 के तीनों पे पॉइंट सही है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 64। यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। पहला पॉइंट यहाँ पर दिया, राज्य सरकार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन करता है। देखिए, राज्य सरकार क्या करता है कि वित्तीय आयोग की
गठन करता है। क्यों करता है? हर 5 वर्ष में गठित होता है कि वित्तीय स्थिति की समीक्षा किया जाए। तो बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट दिया है दवाओं में मिलावट भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 274 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। बिल्कुल सही है। अगर आईपीसी की बात करेंगे तो आईपीसी 1816 के जो धारा 274 का प्रावधान किया गया, इसमें लिखा गया है कि अगर दवाओं में मिलावट होता है तो दंडनीय अपराध है। तो पहला और दूसरा 2 पॉइंट तो सही है। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, प्रत्येक राज्य में राज्यसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। देखिए, परिसीमन आयोग का मुख्य काम होता है कि लोकसभा के सीटों का निर्धारण करे, न कि राज्यसभा के सीटों का। तो ये पॉइंट यहाँ पे राज्यसभा के लिए दिया है तो ये गलत है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा 2 पॉइंट सही है, तीसरा पॉइंट गलत हो जाएगा। तो इसका उत्तर बनेगा विकल्प ए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न संख्या 65 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होने वाला है। पहला पॉइंट दिया है अनुच्छेद 371 एफ के अंतर्गत मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया। देखिए, यहां पर यह कहा जा रहा है कि 371 एफ, अगर 371 एफ की बात करेंगे जिसे हिंदी में कहेंगे 371 च, इसके तहत सिक्किम के लिए प्रावधान किया गया, न कि मिजोरम के लिए। तो ये पॉइंट गलत है। अगला पॉइंट दिया गया अनुच्छेद 371 जी के अंतर्गत सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे ये 371 एफ के तहत सिक्किम का प्रावधान किया गया और तो यहाँ पे सिक्किम का प्रावधान जी में नहीं हो सकता है, तो जी में प्रावधान किया गया मिजोरम का, ये भी गलत है। तीसरा पॉइंट दिया है अनुच्छेद 371 एच, है ना, जिसे कि ज कहेंगे हिंदी में, के तहत अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान किया गया। तो ये पॉइंट सही है, अरुणाचल प्रदेश के लिए प्रावधान किया गया 371 एच, या फिर हिंदी में ज बोलेंगे, यहाँ पर ये सही बिंदु है। तो इसका उत्तर होगा विकल्प बी, केवल तीसरा सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, प्रश्न संख्या 66, सही विकल्प चुने। आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही है। पहला पॉइंट दिया है 1972 के 31वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। तो जब 1972 में 31वां संविधान संशोधन किया गया था तो उस समय लोकसभा सीटों की संख्या 525 हुआ करता था, जिसे बढ़ाकर 545 किया गया। अगला पॉइंट दिया है 1975 के 36वें संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम राज्य को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची समाप्त कर दिया गया था। तो ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। 1975 में सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, तो इसका उत्तर बनेगा विकल्प सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन संख्या 67, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। पहला पॉइंट दिया है केंद्रीय सूचना आयोग। अगर बात करेंगे केंद्रीय सूचना आयोग की तो यहाँ पे बोला जा रहा है कोई संवैधानिक संस्था नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग देखेंगे कि केंद्रीय सूचना आयोग संवैधानिक संस्था है या नहीं है, तो यहाँ पर ये संवैधानिक संस्था नहीं है, पहला पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट दिया केंद्रीय सूचना आयोग का निर्णय अधिनियम धारा 17(7) के तहत बाध्यकारी होता है। तो 17(7) के तहत बाध्यकारी, ये भी पॉइंट सही है। नेक्स्ट, केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं हो सकते। देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक मुख्य होता है और इसके बाद 10 से अधिक नहीं हो सकते, तो ये भी पॉइंट सही है। अगला पॉइंट दिया है मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले आता है तक पद पर बने रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो 5 वर्ष की अवधि तक उसका कार्यकाल होगा या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले आएगा तब तक ये मतलब पद पर बने रहेंगे। तो ये भी पॉइंट सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी पॉइंट सही है। तो देखते हैं कौन सा उत्तर विकल्प बनेगा। तो यहाँ पर डी में जो पॉइंट दिख रहा है 1, 2, 3 और 4, ये सब के सब सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन संख्या 68, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ये जिक्र किया जा रहा है कि जो भारत के संविधान में चीजें शामिल की गई है वो कहाँ से आई हुई हैं। तो देखिए, ये कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का संविधान, यहाँ से समवर्ती सूची को लिया गया, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है जर्मनी का वाइमर संविधान, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, है ना, जो आपातकालीन व्यवस्थाएं जर्मनी से ली गई हैं। आगे दिया है सोवियत संघ, है ना, पूर्ववर्ती का जो संविधान था, यहाँ से मूल कर्तव्य लिए गए, फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया गया। नेक्स्ट, अगर और भी आगे बढ़ेंगे तो जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसको शामिल किया गया। तो सभी बिंदु यहाँ पर सही दिए गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये विकल्प डी इसका उत्तर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न संख्या 69। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। आपको यह बताना है कि 1946 में जो अंतरिम सरकार गठित होती है उसमें किन्हें कौन सा विभाग दिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे तो इन्हें खाद्य और कृषि विभाग दिया गया है, बिल्कुल सही है। जान मथाई की बात करेंगे तो इन्हें उद्योग और आपूर्ति विभाग दिया गया है, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर दिया गया CH भाभा, इनका ये बताया जा रहा है कि इन्हें वित्त विभाग दिया गया, जबकि 1946 में जो अंतरिम सरकार था वहां पर वित्त विभाग लियाकत अली खान को दिया गया था। तो ये पॉइंट सही गलत नहीं हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सही नहीं दिया गया। जो CH भाभा है इन्हें कार्य, खान और ऊर्जा विभाग दिया गया था। लियाकत अली खान को वित्त विभाग दिया गया था, तो जोगेंद्र नाथ मंडल जो है उन्हें विधि विभाग दिया गया था। तो पहला और दूसरा सही है, लेकिन तीसरा और चौथा पॉइंट यहाँ पर गलत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न संख्या 70, आज की क्लास का 10वां क्वेश्चन है। इसमें दिया है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा विकल्प हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 70 में क्या क्या दिया है। यहाँ पे पहला पॉइंट दिया है, भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करके अपने राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण के लिए एक अग्रणी पहल की थी। जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी शुरुआत 1973 में किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था बाघ को संरक्षण प्रदान करना, बिल्कुल सही पॉइंट है। दूसरा पॉइंट दिया है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है ना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा 38L के तहत किया गया था, यह भी सही बिंदु है। अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र के वर्धा जिले के हिंगानी के पास स्थित बोर टाइगर रिजर्व भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व है। देखिए अगर बोर टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों बिंदु सही है, तो इसका उत्तर बनेगा विकल्प सी। तो चलिए दोस्तों इस क्लास को हम लोग यहाँ पर रोकते हैं, इससे आगे के प्रश्नों को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, मतलब इसका उत्तर क्या होगा कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है और कहाँ पर स्थित है। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।